जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चलें, गुड जी। अभी जो हैं स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, तब तक हम लोग थोड़ा सा अपना लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बेटा पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, दीज कंस्ट्रक्टर्स आर मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर की कुछ कह लें जी के कुछ डिफरेंसेस होते हैं एक नॉर्मल फंक्शन से। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं उसमें? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो कि आपकी क्लास का नाम है। फिर दूसरा, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। फिर थर्डली, आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। फिर कंस्ट्रक्टर जो है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है। सो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने करके भी देखा। हमने इनको करके देखा, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी एग्जांपल की, उस एग्जांपल को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। जैसा कि यहाँ आप लोगों के पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर दिस काउंटर इज अ कंस्ट्रक्टर। अब आप लोगों ने मुझे जो प्रोग्राम लिख के सेंड किए हैं, कुछ लोगों ने जो कि रात को कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं, वो तो मैं नहीं चेक कर सका। लेट नाइट सेंड किया है बच्चों ने। जो कल कुछ बच्चों ने सेंड किया था, उसके अंदर अब हो सकता है कि आप लोगों को समझ आ गई हो, लेकिन ये सेंटेक्स उन्होंने एज इट इज यूज किया। जहां से भी उन्होंने प्रोग्राम देख के लिखे हैं, उन्होंने टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स इस सेंटेक्स को फॉलो किया, जबकि इस सेंटेक्स को हमने अपने किसी भी प्रोग्राम में फॉलो नहीं किया। इस सेंटेक्स का मतलब तो यही है कि काउंट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो दिस इज अ वे दैट कि आप लोग अपने कंस्ट्रक्टर के साथ अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही ये है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को समझ आ गई हो, मैंने भी बताया था। तो जब हम लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया था, तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, कहीं आपका दिल करे तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल सेंटेक्स है कि हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं काउंट इक्वल्स टू जीरो, रादर देन टू राइट दिस वन। तो जैसा किसी जगह पे लिखा हुआ था वैसा ही आप लोगों ने लिख के जो है ना वो मुझे सेंड कर दिया। वैसा ही आप लोगों ने कहा कॉपी करके, तो सेंड कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, आपने कॉपी किया, किसी लेवल तक एक्सेप्टेबल है, आपने कॉपी किया किसी जगह से। लेकिन बेटा, प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आप लोग कॉपी कर लेते हैं और आप लोग फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। सबसे पहली बात जो होती है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। प्रोग्राम क्या कह रहा है? प्रोग्राम किसी जगह से देख के लिख लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, ये बात की बात है। सबसे पहली बात है प्रोग्राम की स्टेटमेंट को समझना। जब आप प्रोग्राम की स्टेटमेंट को समझ लेंगे, आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी। फिर बेशक आप प्रोग्राम बना नहीं पा रहे, लेकिन अगर आप किसी बने हुए प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और आपने प्रोग्राम भी जस्ट कॉपी किया, लिख लिया और उसको भी नहीं समझ रहे, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है। तो होप्स हो कि जो लेट नाइट बच्चों ने मुझे असाइनमेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे हैं, उन्होंने अब खुद से किए हों, खुद से करने की ट्राई की हो।
अगर किसी जगह से देख के लिखे हैं तो उनको समझने की कोशिश की हो। तो अगर आप लोगों को ये असाइनमेंट दी जाती है तो इसका मकसद आप लोग अगर किसी जगह से कॉपी पेस्ट करके सेंड कर रहे हैं तो आप अपने आप को चक्कर दे रहे हैं, मुझे नहीं चक्कर दे रहे। देखिए मैं अपना काम कोशिश करता हूँ, होता है मैं भी लैग कर जाता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपना काम जो है वो ठीक से करूँ। तो अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम ठीक से करूँ तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम ठीक से करें। सो बेटा, आप लोग जब भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्टली उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो क्योंकि कस्टमर ने आपके पास आना है ना, तो कस्टमर ने आपको आगे ये नहीं कहना कि 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, 4 फंक्शन बना दो, उसके अंदर फलाना आर्गुमेंट पास कर दो। कस्टमर, अगर आप डेवलपर बन रहे हैं तो कस्टमर ने आगे तो आपको अपने दुखड़े सुनाने हैं यार, कि वो मैं मुझसे ना जो है इन्वेंटरी कंट्रोल नहीं हो रही, मुझसे जो है वो अकाउंट कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे जो है जी फलानी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। तो यार मेरा ना आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो कि मैं सारे सब कुछ आसानी से कंट्रोल कर लूं, एक क्लिक पे मेरी रिपोर्ट आ जाए, एक क्लिक पे मेरी सारी डिटेल आ जाए, रादर देन कि मुझे हाथ से लिखना पड़े सारा कुछ। तो वो आपने खुद से डिफाइन करना है कि क्या अच्छा यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने कितने वेरिएबल्स लेने हैं, मैंने कितने फंक्शन डिफाइन करने हैं, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। आप सब लोग कर सकते हैं, आप सब लोगों में पोटेंशियल है, मुझे पता है ना आप सब लोगों का, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने आप को जो है ना ये बात कहनी पड़ेगी कि मैं कर सकता हूँ। एक टीचर जो है ना उसको पता चल जाता है बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मुझे पता है आप सब लोग कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को थोड़ा सा समझाना है भाई कि मैं कर सकता हूँ। तो जब आप लोग ये बात अपने आप को समझा लेंगे ना तो देखिएगा आप लोग आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि सर सही कह रहे थे कि आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बस आप लोग समझते नहीं है इस बात को। खैर, इसको समझें। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, उसके अंदर उसने इनिशियलाइज किया हुआ था डाटा मेंबर को। फिर उन्होंने एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंट का, जिसके अंदर काउंट को इंक्रीमेंट किया, और एक फंक्शन बनाया गेट अंडरस्कोर काउंट का, इसको आप उन्होंने जो है जी वो यूज किया, जिसमें से काउंट को रिटर्न किया। और रिटर्निंग अकाउंट हम लोग जानते हैं, रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन पढ़ के आए हुए हैं। और हमें पता है कि जब फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप वही लिखी जाती है जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अब ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, काउंट इज एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, तो ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो दैट्स वाई आप लोगों के पास आपका जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप ही इंट लिखी हुई है। और यहाँ पर उन्होंने इसको टेस्ट किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो होप्स हो कि आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को करके देखा होगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा। बेसिकली इसके अंदर उसने कंस्ट्रक्टर को टेस्ट किया था, कंस्ट्रक्टर की टेस्टिंग की थी कि जो कंस्ट्रक्टर के बारे में बातें की जाती हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछने, शाबाश। तो ये देखें ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट के ऑटोमेटिकली कॉल हो के हमारे कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और हमारे डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है, सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो हमारी क्लास का होता है। और ये इनिशियलाइजेशन कैसे करता है ये देखें, हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं, उसने ये सिंटेक्स यूज किया हुआ था, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो ठीक है जी। फिर हमने कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास करके भी देख लिया था कि कंस्ट्रक्टर को कैसे आर्गुमेंट पास करते हैं। तो ये ग्राफिक्स की एग्जांपल है, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप लोगों के लिए। एज इट इज इसको टाइप कर लें, एज इट इज इसको टाइप कर लें। टाइप करने के बाद जब आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ कोशिश ये है कि टाइम निकालना है, टाइम निकाल के आपने जस्ट इसको लाइन बाय लाइन, जैसे आप सैमन के साथ हम रन करते हैं, लाइन बाय हम लोग रन करते हैं, आपने लाइन बाय लाइन इसको, आपने लाइन बाय लाइन आपने इसको जो है ना वो पढ़ना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज में जाता हूं। इसकी एक्सरसाइज के आपने जो है वो कितने क्वेश्चंस किए हैं? 5 क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था, तो आप लोगों ने होप्स वो किए होंगे।
पहला क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं। सुन रहे हैं जी सब लोग? आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। गुड। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिएट अ क्लास दैट इमिटेट्स पार्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द बेसिक डाटा टाइप इंट। यहां पर जस्ट वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि वो आपको कह रहा है कि आप एक क्लास क्रिएट करें जिसमें आपने इंटीजर डाटा टाइप की फंक्शनैलिटी को एज ए पार्ट जो है इमिटेट करना है। कॉल द क्लास इंट। क्लास का नाम रखना है INT, कैपिटल आई के साथ, क्योंकि अगर आप स्मॉल आई के साथ रखेंगे वो तो इंटीजर टाइप डाटा टाइप बन जाएगी इंट। तो जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। नोट डिफरेंट कैपिटलाइजेशन कह रहा है कि जो कैपिटलाइजेशन है उसको नोट करें। यहाँ पर कैपिटल आई है, यहाँ पर स्मॉल आई है। द ओनली डाटा इन दिस क्लास इज एन इंट वेरिएबल। उसके अंदर वो कहता है एक डाटा मेंबर ले लें, ठीक है, वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। द ओनली डाटा इन दिस क्लास इज एन इंट वेरिएबल। इंटीजर टाइप आप कोई एक वेरिएबल ले लें। कहता है इंक्लूड मेंबर फंक्शंस टू इनिशियलाइज एन इंट टू 0। एक मेंबर फंक्शन इंक्लूड करें दैट विल इनिशियलाइज द इंटीजर टाइप वेरिएबल। आप लोगों ने इंटीजर टू 0, ठीक है, कोई जो डाटा मेंबर आपने लिया उसको 0 करना है। टू इनिशियलाइज इट टू एन इंट वैल्यू, ठीक है जी। टू डिस्प्ले इट एंड टू ऐड टू इंट वैल्यूज। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो दो इंट वैल्यूज हैं वो कैसे ऐड की जाएंगी? कौन सी दो इंट वैल्यूज? क्लास के, इस क्लास की दो इंटीजर टाइप वैल्यूज, उनको कैसे ऐड करना है? उनको कैसे ऐड करना है? दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके वैल्यूज को कैसे ऐड करना है? अब वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सरसाइज दिस क्लास बाय क्रिएटिंग एन one uninitialized and two initialized int values, adding the two initialized values and placing the response in the uninitialized value, and then displaying this result. अब इसके अंदर मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ के इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई होनी, लेकिन एक दफा पढ़ने से समझ नहीं आती, दो दफा पढ़ने से समझ नहीं आती, तीन दफा पढ़ने से समझ नहीं आती। अब यहां पर बेसिकली आपको याद होगा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स पास किए थे अपने फंक्शन को, स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल पास किए थे अपने फंक्शन को। उसी तरह यहां पर भी हमारे पास जो है हम लोग दो इंट टाइप कैपिटल आई का जो इंट है उसकी टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे एक फंक्शन को, और वो फंक्शन उन दो वैल्यूज को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो तीसरे इंट टाइप वेरिएबल में डिस्प्ले करेगा। अब आपके पास अगर किसी के पास शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन है तो इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम की। चलें, मेरे ख्याल से इसका स्टार लगा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन होगा बैकएंड पे। मैं अभी हम लोग वापस चलते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ जाते हैं जी, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये लें जी, इंटीजर टाइप क्लास इंट आई। कोई उसने कहा था एक वेरिएबल बनाना है, डाटा मेंबर एक लेना है आपने, उसने एक डाटा मेंबर ले लिया। उसने कहा जी एक फंक्शन बनाए, आपको याद होना चाहिए जो बातें हम पढ़ के आए हैं। उसने कहा था एक फंक्शन बनाए जो कि डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करेगा विद 0। तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया,
हमने नहीं, उसने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको इनिशियलाइज किया, आई को इनिशियलाइज कर दिया विद 0। फिर उसने एक फंक्शन बनाया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। उस कंस्ट्रक्टर में उसने आई को इनिशियलाइज किया विद डबल आई। एंड व्हाट इज डबल आई? डबल आई वो चीज है जो कि हम लोग आर्गुमेंट्स पे पास करेंगे, और हम लोग आर्गुमेंट्स में कैसे पास करते हैं कंस्ट्रक्टर को वैल्यू, वो हम लोग लास्ट प्रोग्राम में करके भी आए थे, वो हम देख के भी आए थे, वो हम लोग उसको चेक करके आए थे। फिर उसने कहा था कि एक फंक्शन बनाए जो कि दो इंटीजर टाइप वैल्यूज को ऐड करेगा, तो ये फंक्शन बनाया और हमने उसको बता दिया भाई हम आपको एक इंटीजर टाइप, यहाँ बताया कि हम आपको इंटीजर टाइप एक वैल्यू पास करेंगे और हम आपको इंटीजर टाइप एक और वैल्यू पास करेंगे। फिर उस i2 जो है उसका i और i3 का i वो ऐड होके चला जाएगा i में, ठीक है। और वो i में जो जाएगा वो आप लोगों के पास, हम लोग उसको एट द एंड डिस्प्ले के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ आपके सामने है। और हमारे पास ये देखें कि int3 डॉट डिस्प्ले, तीसरे इंटीजर का जो आई है वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तीसरे इंटीजर का आई कैसे डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि हमारे पास तीसरे इंटीजर के साथ हमने ऐड के फंक्शन को कॉल किया था। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर सकूं, तो ये देखें ये ऐड का फंक्शन ये पड़ा है, इसको हमने कॉल किया। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बल्कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो 7 पास होके यहाँ चला जा रहा है और आई को इनिशियलाइज कर रहा है। इसी तरह 11 पास होके यहाँ जा रहा है, हमारे पास आई को इनिशियलाइज कर रहा है। फिर हम लोगों ने इंटीजर 3 के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ हमने अपना ये वाला ऑब्जेक्ट पास किया, अपना ये वाला ऑब्जेक्ट पास किया। किसको पास किया? ऐड के फंक्शन को। और ऐड के फंक्शन ने i2 का जो डाटा मेंबर है वो और i3 का जो डाटा मेंबर है वो उन दोनों को ऐड करके इस आई के अंदर उसको असाइन कर दिया। अच्छा, एक बात, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आई है ये किसका है? ये आई किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? i2 का आई तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, i3 का आई भी लिखा हुआ है, ये आई किसका है? ये प्राइवेट डाटा मेंबर होगा, क्लास मेंबर होगा। नहीं, प्राइवेट डाटा मेंबर तो बेटा है, प्राइवेट डाटा मेंबर तो सबके लिए आ गया ना, जितने वेरिएबल्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट कर लिए सबके लिए आई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो लिख दिया है ना i2 का आई, उसको ऐड करो i3 के आई के साथ, लेकिन ये आई किसका है इसके साथ नहीं लिखा। i1 है, i2 है, i3 है, i4 है, ये किसका आई है? इसमें तो स्टोर जी विकास, आवाज नहीं आई आपकी। सर इस आई की इक्वल रखा हुआ है i2 और i3 को रखा हुआ है ना, लेकिन ये जिसमें देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस आई को हमने बताया भाई कि i2 के आई को और i3 के आई को ऐड करना है। i2 एंड i3 क्या है? दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स किसके? इस क्लास के, क्योंकि हमने यहाँ से पास करने हैं। हमने यहाँ, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट था ना आपका, ये पास किया था। इसी तरह ये ऑब्जेक्ट था, ये पास किया। ये इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पास होकर चलेगी i2 में, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज पास होकर चलेगी i3 में, मतलब ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट में आ गई वैल्यूज। अब हमने यहाँ बताया कि i2 के आई को ऐड करो i3 के आई के साथ और आई को साइन कर दो। जब i2 का आई और i3 का आई है तो ये आई किसका है? ये भी तो किसी ऑब्जेक्ट का आई है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये किसका आई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर में लेके जाना चाहता हूं। जब हम लोग s1 डॉट गेट वैल्यूज करते थे, तो उस गेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर जो नेम, रोल नंबर और सीजीपीए थी, या जो नेम रोल नंबर था, वो s1 के लिए वैल्यूज ले रहा था। गेट वैल्यूज का फंक्शन, वो रोल नंबर और नेम s1 के लिए लिए जा रहे थे। जब हमने उस गेट वैल्यूज के फंक्शन को s2 के साथ कॉल किया था, तो वो रोल नंबर और नेम s2 के लिए लिए जा रहे थे। हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया गया है। याद है ये बात या नहीं याद?
जी सर याद है। याद है। तो अब आप ये देखें कि ये ऐड का जो फंक्शन है ये किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया गया है। ये इंट i3 के साथ, इंट 3 के साथ कॉल किया गया है। तो अगर ये ऐड का फंक्शन इंट 3 के साथ कॉल किया गया है तो इसका मतलब है कि ये जो i है ये इंट 3 के लिए काम कर रहा है। ये ऐड का फंक्शन इंट 3 के लिए काम कर रहा है, तो ये i किसका है, इंट 3 का है। जैसे रोल नंबर और नेम s1 के बन गए, फिर जब हमने गेट वैल्यूज के फंक्शन को s2 के लिए कॉल किया था तो वो s2 के लिए वैल्यूज ले रहे थे। फिर जब हम लोग गेट वैल्यूज के फंक्शन को s3 के लिए कॉल कर रहे थे तो वो s3 के लिए वैल्यूज ले रहे थे। और आपको याद है कि हमने डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर, शो वैल्यूज के फंक्शन के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ था सी आउट रोल नंबर डिस्प्ले करवाया था, सी आउट नेम और नेम डिस्प्ले करवाया था। हमने कहीं भी शो वैल्यूज के फंक्शन के अंदर s1 रोल नंबर, s2 रोल नंबर नहीं लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात बार बार इसलिए बताई थी, इसीलिए फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर फिर काम नहीं करते, आप लोग पढ़ते नहीं है। मैंने आपको बार बार ये बात इसलिए बताई थी कि फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के लिए काम करता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अब आप देखें कि इस क्लास का एक डाटा मेंबर है, दैट इज आई। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर ले जाऊं, ये डाटा मेंबर है इस क्लास का। अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे ये आई सब के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे ये फंक्शन सब के लिए एग्जिस्ट करेंगे। अब आपको वो स्टूडेंट क्लास याद होनी चाहिए कि हमने उसमें रोल नंबर और नेम के डाटा मेंबर जो बनाए थे, तो वो रोल नंबर और नेम s1 में भी जाते थे, वो रोल नंबर और नेम s2 के लिए भी होते थे, वो रोल नंबर और नेम s3 के लिए भी होते थे। इसी तरह ये इंट 1, साथ में हमने उसको आर्गुमेंट पास कर दिया 7। इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, किसके लिए कॉल हो रहा है, इंट 1 के लिए। तो अब यहां पर अगर मैं आपको ड्रा करके बता सकूं तो आपने फोकस के साथ देखना है कि जब बेटा ये इंट को हमने 1 को 7 पास किया तो उस ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये। ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर को 7 आर्गुमेंट पास किया जा रहा है और दिस आई, अब ये आई किसका है, यहां पर इस फंक्शन के अंदर ये आई किसका है, बोले ये किसका आई है, इंट 1 का। इंट 1 का। वेरी गुड, क्योंकि ये फंक्शन जो है इंट 1 के लिए कॉल हुआ है, तो फंक्शन उसी के लिए काम करता है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है जिसके लिए वो कॉल किया जाता है। अब इंट 1 का आई है, जब यही फिर हम लोग इंट 2 डिक्लेयर कर रहे हैं और इंट 2 के लिए हम फिर से कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फिर 11 पास होके इसमें जा रहा है। अब ये इंट 2 के लिए कॉल हो रहा है ये कंस्ट्रक्टर, अब ये आई जो है इंट 2 के लिए काम करेगा। मतलब इंट 1 के आई में 7 चला गया, इंट 2 के आई में 11 चला गया। देन यू आर कॉलिंग एड फंक्शन विद इंट 3। ठीक है, अब उसमें आपने इंट 1 पास किया, वो इंट 1 पास होके चला गया i2 में, इंट 2 पास किया, वो इंट 2 पास होके चला गया i3 में। हमने कहा जी कि i2 का i, i3 का i, उनको ऐड करो और i में असाइन कर दो। क्यों? ये i किसका है, ये i है इस इंट का, क्योंकि ये फंक्शन ऐड का फंक्शन इस इंट 3 के साथ काम कर रहा है, इस इंट 3 के लिए कॉल किया गया। और देन हमने कहा जी कि इंट 3 डॉट डिस्प्ले करवाया, तो इंट 3 डॉट डिस्प्ले से मुराद, अब आप लोगों के पास ये डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, जरा देखें तो। ये डिस्प्ले का फंक्शन जो हमने कॉल किया है किसके लिए कॉल किया जा रहा है, इंट 3 के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, इंट 3 के लिए। अब यहां पर जो आई डिस्प्ले होगा डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर, वो किसका होगा, इंट 3 का होगा। हमने यहां देखें डिस्प्ले करवाया हुआ है सी आउट आई, हमने कहीं लिखा हुआ है कि इंट 1 का आई, इंट 2 का आई, इंट 3 का आई, i2 का आई, i3 का आई, कहीं नहीं लिखा। यहां पर हमने आई को वैल्यू साइन करवाई है, कहीं नहीं लिखी। यहां पर हमने आई को वैल्यू साइन करवाई है, कहीं नहीं लिखा कि किसका आई है। ये फंक्शंस
जिस ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे उसके डाटा मेंबर्स के साथ डील करेंगे। अब यहां पर हमने सी आउट आई लिखा हुआ है, भाई किसका आई डिस्प्ले करना है? भाई उसका आई डिस्प्ले करना है जिसके साथ ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया गया है। ठीक है, अगर मैं int 2 डॉट डिस्प्ले कर देता तो int 2 का आई डिस्प्ले होता, अगर मैं int 1 डॉट डिस्प्ले कर देता तो int 1 का आई डिस्प्ले होता। ठीक है, फॉलो किया किसी ने? यस सर। अगर कोई कंफ्यूजन बेटा अभी भी है तो पूछ ले, शाबाश। सर तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो आपके वही वहां पर जो एग्जांपल्स है स्ट्रक्चर के अंदर, हमने कहा था कि हम एक डिस्टेंस नाम की, चले मैं अभी दिखाता हूँ, हो सकता है आपके इस क्लास के प्रोग्राम के अंदर ही, इस क्लास के चैप्टर के अंदर ही हमारे पास जो है वो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो कोई प्रोग्राम अवेलेबल हो। मैं वापिस जाता हूँ क्लास आप अपने चैप्टर में। ये छोटी छोटी चीजें बेटा इनको जो है ना इनको अंडरस्टैंड करें अच्छी तरीके के साथ, इनको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके के साथ तो देन आप लोगों को अगली बातें समझ आनी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है काम ना थोड़ा सा हमारे पास किसी भी चीज को समझना। मैं लास्ट टाइम ये बात बता के आया था बार बार और बार बार बता रहा था, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों का पता होता है कि सम टाइम बच्चे सुन रहे होते हैं, सम टाइम नहीं सुन रहे होते। तो बार बार मैंने इसलिए बताया था कि फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के साथ डील करता है। तो बेशक आप इसको, हमने चेक भी किया लास्ट टाइम, ऐसा तो नहीं है कि हमने चेक नहीं किया या हमने करके नहीं देखा, हमने इसको लास्ट टाइम चेक भी किया है। ठीक है जी, हमने इसको लास्ट टाइम जो है वो चेक भी किया है। तो असल में बेसिकली प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपकी ये जो क्लास है, ये जो प्रोग्राम है पहला जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड, ये देखें ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। हम वहां पर हमने फंक्शन आर्गुमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स ही पास किए हैं ना, जहां पर हमने int 1 और int 2 पास किया था ऐड के फंक्शन को। तो ये उसकी एग्जांपल है, उसने डिस्टेंस का प्रोग्राम किया हुआ है, उस डिस्टेंस के प्रोग्राम के अंदर उसने ये देखें यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को उसने बताया कि भाई हम आपको दो डिस्टेंसेस पास करेंगे। व्हाट इज अ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ क्लास। और उस फंक्शन को उसने ये देखें कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लास्ट टाइम पढ़ा था ना हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए उसने क्या किया हुआ, उसने इस फंक्शन को आउट ऑफ क्लास इनिशियलाइज किया हुआ, इनिशियलाइज नहीं डिफाइन किया हुआ। तो ये देखें उसने आउट ऑफ क्लास डिफाइन किया। और फिर आप मेन में चले जाएं, ये देखें यहाँ पर उसने ये जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर वही बात, वो जो इंट वाली वहां हम पढ़ गए हैं यहाँ भी देख लें, मैं यहाँ पर आपको एनोटेट करता हूँ। ये देखें कि यहाँ उसने लिखा है D2 डॉट इंचेस, यहाँ लिखा है D3 डॉट इंचेस। ये D2 और D3 क्या है? ये D2 और D3 क्या है ये आप देख लें जरा, फिर मैं बाद में एनोटेट करता हूँ। ये देखें, ये D2 में वैल्यू पास होके आनी है, D3 में वैल्यू पास होके आनी है। जरा याद रखिएगा, D2 में वैल्यू पास होके आनी है, D2 इज एन ऑब्जेक्ट, D3 is an object. We are passing objects as arguments, just like we were passing structure objects as arguments. वैसा ही है सारा। ठीक है जी, तो यहां देखिएगा, अभी मैं आपको एनोटेट करूंगा। तो अब ये देखें, यहां लिखा हुआ D2 डॉट इंचीज, D3 डॉट इंचीज, लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ। अब ये किसके इंचीज हैं? ये dist3 के इंचीज हैं, इसके इंचीज हैं। क्यों? क्योंकि एड डिस्टेंस का फंक्शन जो है वो इसके लिए कॉल किया गया है। dist1 पास हो गए D2 में चला गया, dist2 की वैल्यू पास हो गए D3 में चली गई। ठीक है जी, D2 के इंचीज प्लस D3 के इंचीज ऐड करो जी और इंचीज को साइन कर दो। और ये फीट किसके हैं? ये लिखा हुआ है आपके पास D2 के फीट प्लस D3 के फीट, लेकिन यहां पर फीट के साथ कुछ नहीं लिखा। ये फीट किसके हैं? ये फीट आपके पास डिस्टेंस 3 के हैं, क्योंकि आपने इस फंक्शन को डिस्टेंस 3 के लिए कॉल किया हुआ है।
अब ये देखें डिस्टेंस वन डॉट गेट डिस्टेंस, गेट डिस्टेंस का एक फंक्शन है इस प्रोग्राम के अंदर जो कि फीट और इंचेस में वैल्यूज ले रहा है यूजर से, लेकिन वो किसके फीट और इंचेस की वैल्यू लेगा, जिसके साथ ये गेट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल होगा। जैसे गेट वैल्यूज का फंक्शन हम S1 के साथ कॉल करते थे तो वो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर नेम मांगता था, जब हम S2 के लिए कॉल करते थे वो S2 का रोल नंबर नेम मांगता था। ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोगों के पास ये सारा मैकेनिज्म क्या है, इसको आपने समझना है, इसको आपने समझ के फिर आपने इसको कोशिश करनी है, फिर आपको वो प्रोग्राम नंबर 1 और ज्यादा समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इसको बता दूंगा। ठीक है बेटा। अब वो बातें जो आप लोगों के पास हैं कि कौन सा फंक्शन किसके लिए काम करता है, उस फंक्शन के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं वो किसके हैं, ये बातें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये अब फर्दर हमारे पास ये बातें नहीं रहनी चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये फंक्शन के अंदर जो डाटा मेंबर लिखा हुआ है ये किसका है किसका नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट डिस्ट्रक्टर्स। एज सच इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। दैट इज डिस्ट्रक्टर्स जो है, डिस्ट्रक्टर्स के अंदर कहा जाता है कि ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है, इसका नाम भी वही, ये कंस्ट्रक्टर का उलट होता है बेसिकली। कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है। लेकिन इनमें फर्क क्या है? ये इस साइन का फर्क होता है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको कहते हैं टिल्डे ऑपरेटर, TILDE, टिल्डे ऑपरेटर। इसका फर्क ये देखें, ये क्लास का नाम, ये आपका कंस्ट्रक्टर, ये आपका डिस्ट्रक्टर। जो डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो कि आपकी क्लास का नाम होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क क्या है कि डिस्ट्रक्टर के साथ आपका टिल्डे ऑपरेटर आ जाता है, एक चीज। दूसरी चीज आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता था तो डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी एलोकेशन करता है, डिस्ट्रक्टर मेमोरी डी एलोकेट करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? मेमोरी डी एलोकेट करता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाएगा, डीएलोकेट। उस ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी जो कि कंस्ट्रक्टर ने की होगी, डिस्ट्रक्टर उसको डी एलोकेट कर देगा। ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है जी। इसके लिए यही हमारे पास जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको ये वाला प्रोग्राम या जो आपका प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है आपकी एक्सरसाइज का, इस डिस्टेंस वाले प्रोग्राम को, या आपको वो जो आपकी एक्सरसाइज का पहला प्रोग्राम है, उन दोनों में से किसी एक को करके दिखा देता हूँ अगली क्लास में। उससे अगर आपको ये ऑब्जेक्ट्स को एज आर्गुमेंट पास करने में मुश्किल आ रही है तो बता दें मुझे। मेरे ख्याल से मैंने समझाने की तो काफी कोशिश की है जी। आवाज नहीं आई बेटा, क्या कर रहे हैं? जी बेटा क्या कर रहे हैं बता दें। अच्छा चलें, कुछ नहीं कह रहे तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो आगे इसको स्टार्ट करते हैं कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हम पढ़ा हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, लेकिन मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो भी हम लोग इसको करके देख लेंगे। ऐसा इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का हमारे पास है कॉन्सेप्ट, इसको भी करके देख लेते हैं। चलें, ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम को मैं आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, डिस्टेंस वाले प्रोग्राम को। ठीक है जी, कर ले रन के रहने दें? जी सर, कर लेते हैं। कर लेते हैं जी जी। नेक्स्ट क्लास अभी हम लोग 9 बजे दूसरी क्लास पढ़ते हैं, उसके अंदर मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने जो है वो लिखते हैं, और लिखने के बाद हम लोग जो है वो इसको सारे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप 7 के साथ रन करेंगे
और इसके अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स, ये वाले ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, पहले ये वाला कि ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन आर्गुमेंट्स के तौर पे कैसे पास किया जाएगा। दूसरा हम उसके अंदर ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, ओवरलोडेड जैसे ओवरलोडेड फंक्शंस होते हैं वैसे ही ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। आपके पहले एक्सरसाइज के पहले प्रोग्राम के अंदर उसने इसको यूज किया हुआ है, इसको भी कर लेंगे। और तीसरा आप लोगों के पास जो है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा था, ये ऑब्जेक्ट वाला सर। हाँ, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला। इन तीनों चीजों को हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करके देखते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें।